जय हिंद मित्रों। नव वर्ष मंगलमय हो। चैंपियन परिवार की तरफ से 2026 आपके लिए एक ऐसा अवसर है जहां आप अपनी मेहनत के दम पर, अपने हार्ड वर्क के दम पर आप अधिकारी बन सकते हैं और हर कदम में हम आपका साथ देने जा रहे हैं। क्योंकि ये सिलेबस जो नया आया था 2024 का, उसके बाद एक नई पैटर्न और ये आ गया कि नया जो नोटिफिकेशन है, नए नोटिफिकेशन में माइनस मार्किंग जो ऐड हुई, वो बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज होगा एमपीपीएससी की तरह से। तो जो नए नए क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और क्या क्या होने जा रहा है, आज हम पूरा का पूरा नोटिफिकेशन को डिकोड करने जा रहे हैं। इस डिकोडेशन में हम पूरा देखेंगे माइनस मार्किंग क्या हमको इम्पैक्ट करने वाली है। जैसे पहले हम केवल तुक्के लगा कर 2 से 4 क्वेश्चन सही कर लेते थे, बट अब तुक्के नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि तुक्के लगाने से चीजें सही होती थी तो बहुत सारी चीजें गलत भी होती थी और उस गलत का खामियाजा हमें भुगतना नहीं पड़ता था। मगर अब हमें ये जो नेगेटिव मार्किंग है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल साबित होगी। तो कैसे क्वेश्चन को टिक करना चाहिए और क्या क्या ऐसी टेक्निक अपना लेनी चाहिए जिसके थ्रू ये गलतियां ना हो और हम अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। साथ ही साथ क्या कट ऑफ होगी। हम विविध जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हैं, राजस्थान है, जहां नेगेटिव मार्किंग चल रही है, उत्तराखंड है, उनकी भी हमने रात में एनालिसिस की है कि क्या क्या कट ऑफ जारी है। उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक भी हम अपने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं कि इतना हमको तो एक सेफ स्कोर है जिसके थ्रू हम मेहनत करके इतने नंबर लाएं जो हमारा प्रीलिम्स के लिए एक ठीक ठाक मार्क्स होगा। चलिए, सबसे पहले हम आगे सिलेबस को ही डिकोड कर लेते हैं, फिर हम आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस सब पर बात करेंगे। आज हम 15 से 20 मिनट के सेगमेंट में आप फटाफट वो सब बातों की बात करेंगे जिसके मन में आप में ऊहापोह की स्थिति है, मन में चल रहा है कि सर क्या पढ़ें, क्या पकड़ें, क्या सबको होगा, प्रीलिम्स पास करवाएंगे नहीं कर पाएंगे, सर मुझे बड़ी उलझन है। इस सब का सलूशन है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे शांत मन के साथ। और हम आपके आप जब भी परिवर्तन आ रहा हो तो सबसे पहले उसको स्वीकार करिए। और स्वीकार करने के बाद धैर्य पूर्वक, बिल्कुल विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, एकदम लंबी गहरी सांस लीजिए और शांत रहिए। जो परिवर्तन आया है वो केवल आपके लिए नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए है। और ये परिवर्तन जब सबके लिए है तो जो होगा सबके साथ होगा। आपको आप शांत होकर चीजों के परिस्थिति के मुताबिक अपने आप को क्या है, समन्वय स्थापित कर लेना है। और अब हम शांत मन के साथ आज हम नोटिफिकेशन को डिकोड करेंगे। कौन कौन से विभाग हैं, कौन 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 सी वैकेंसीज है, ये हमें जानना पड़ेगा। एज में क्या क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है, एज का फॉर्म का क्या होने वाला है, आज हम जानते हैं। प्रवेश पत्र की उपलब्धता कब होगी, परीक्षा कब होगी, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कब है। देखो, सबसे पहले लोग क्या है, जब फोन में बात करते हैं मित्र आपस में तो पूछते हैं लास्ट डेट कब है। हम शुरुआत भी वहीं से करेंगे। लास्ट डेट कब है? 9/2/2026, यानी कि 9 फरवरी 2026 को लास्ट डेट है। मगर लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट तक जो सोचते हैं वो लास्ट तक भी भर नहीं पाते हैं। मित्रों, याद रखना, ये सामान्य अध्ययन और विशेष अभिरुचि का परीक्षा 10 बजे से लेकर 12 बजे पेपर 1, 2:15 से लेकर 4:15 तक पेपर 2 होगा। और प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जो कि लिए आपके लिए एकदम फिक्स कर लीजिए। देखिए, कुछ लोगों का होगा कि सर डेट बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी, नहीं। आपके लिए अभी अल्टीमेट डेट यही है, 26/4/2026। अब अपने वार्डरोब में जहां आप पढ़ते हैं, लाइब्रेरी है जो सामने है, उस कॉलम में 26/4/2024 लिख लीजिए। यही आपकी अल्टीमेट डेट है जिसमें हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करेंगे। ठीक। अब नई चीज देख लीजिए। राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10/1/2026, 10 जनवरी 2026 से लेकर 9 फरवरी 2026 के रात्रि 12 बजे तक है। अब क्या है, नया परिवर्तन हुआ है मित्रों। पहले 12 बजे दोपहर तक हुआ करता था, फिर से एमपीपीएससी ने चेंजेस किया है। अब 9 फरवरी 2026 को रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। फिर बाकी सब चीजें एज इट इज है। अब देखिए क्या है, 10/2/2026 से लेकर 16/2/2026 रात्रि 12 बजे तक होगा क्या कि करेक्शन कर सकते हैं। ठीक, करेक्शन और ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क के साथ, 3,000 रुपए के विलंब शुल्क के साथ आप जमा कर सकते हैं। और जो भूले भटके लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम सब भूल गए, अचानक उनके मन में आ रहा है कि नहीं एमपीपीएससी करना है, तो 17/2/2026 से लेकर 1/4 अप्रैल तक भी भर सकते हैं। मगर उसकी धनराशि आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी और वो धनराशि है 25,000 रुपए। और मैं मान के चलता हूँ कि 25,000 देने की जरूरत नहीं है। आप धूमधाम से 10/1/2026 को फॉर्म फिल कर दीजिए मात्र 500 रुपए में। ठीक। और एमपीपीएससी ने क्लियर कट लिख दिया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2026 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन लेवल पे ही स्वीकार किए जाएंगे। अब आप किस बीच में जाओ रोना रो रहे हो कि नहीं मेरी ट्रेन छूट गई, मेरा तबीयत खराब था, तो ये बहाना नहीं चलेगा। आपको चुपचाप एक
अच्छा स्टूडेंट बनकर आपको ये सब शासकीय प्रक्रिया के मुताबिक ही काम करना है। मित्रों, सबसे अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आयु आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। अब 1 जनवरी 2026 का तात्पर्य क्या है? 1 जनवरी 2026 का तात्पर्य यह है कि जो आपकी एज जो काउंट होगी वो इस डेट को 21 वर्ष के आपको हो जाना पड़ेगा। 21 वर्ष का होना पड़ेगा, ठीक? तभी आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर ही अब जो एक्सेप्टेंस नहीं लेगा। क्लियर कट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 21 वर्ष की उम्र क्लियर कर ली हो, ठीक? ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है, आयु की गणना कहाँ से होगी? अब आपको होगा कि सर यूजी की मार्कशीट से होगी, पीजी की मार्कशीट से? नहीं, आयु की जो गणना है, जन्मतिथि है, वो है कक्षा 10वीं की मार्कशीट, हाई स्कूल की अंक सूची में जो आपकी डेट मेंशन है, वहां से ही चीजें काउंट की जाएगी। अब मित्रों देख लेते हैं शैक्षणिक अर्हता, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, क्या है? सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2026 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण, जिन्होंने स्नातक यानी इंग्लिश मीडियम के बच्चे, जो स्नातक से तात्पर्य है कि सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट, साथ ही साथ स्नातक यानी ग्रेजुएट में क्या है, अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि थर्ड ईयर में अंतिम वर्ष में वो अध्ययनरत अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, अंतिम वर्ष से तात्पर्य क्या है कि वो 21 वर्ष की उम्र क्रॉस कर चुके हों तभी। क्लियर है? और देखिए क्या है, शैक्षणिक अर्हता मुख्य परीक्षा, यानी कि जब आप मेंस दे रहे हो, कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो फॉर्म फिल कर चुके हैं, जिन्हें परमिशन मिल गई एमपीपीएससी का, अब उनके मन में क्वेश्चन होता है कि सर कैसा क्या करना है, तो वो मेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को उनकी क्वालिफिकेशन पूर्ण होनी चाहिए। प्रीलिम्स तो आप दे सकते हैं, प्रीलिम्स पास हो गए, मगर जब आपका मेंस का फॉर्म फिल कर रहे होंगे, फिर से सुनिएगा, मेंस का फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे तब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, रिजल्ट आज होना चाहिए, नहीं तो आप इसमें आप नहीं एंटर कर पाएंगे। शेष अन्य अर्हताएं जैसे मूल स्थानीय निवासी, आयु, जाति, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष, अब याद रखिएगा ईडब्ल्यूएस वालों के साथ भी एक नया चीज है, उन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 का यानी कि नया ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या रिन्यूअल कराना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र की तिथि 9/2/2026 के पहले ही दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक हो जाना चाहिए, या आर्थिक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जितने कैटेगरी है, या मूल निवासी का जो आपका रिन्यूअल है, ये सब कुछ कब होना चाहिए? फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक आपका ये चीज कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है? ठीक। और ये लिखा है, यदि आवेदक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता या अन्य अर्हता पूर्ण न होने पर आवेदन करता है, तो वो किसी भी स्थिति में एमपीपीएससी के पास पावर है, वो आपको यहाँ से अलग कर देगा पूरी की पूरी रेस से। मित्रों, जान लेते हैं परीक्षा के नियम। तो ये देखिए, जब भी आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जा सकता है, या कभी कभी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, ये परीक्षा नियम कौन सा है? तो ये परीक्षा नियम राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 का है, और इसमें 2021 में जो संशोधित हुई थी, 21/12/2021 का इसमें संशोधन है, उसके तहत ये एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये आप कुछ नई नई चीजें हैं जो आप किसी बच्चे को ध्यान में नहीं रहता, हम उसी पर काम करने जा रहे हैं। देखो मित्रों, ये आप पढ़ना कि चयन परीक्षा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जो भी संशोधन या निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधन नियमों को या निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा डिसीजन जो है राज्य सरकार पर और एमपीपीएससी पर डिपेंड करता है। वो हो सकता है कि बीच गेम में भी रूल चेंज कर सकते हैं। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी। ठीक, तो कुल मिला के खेल का जो पूरा नियम है, आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, बट अंतिम जो नियम है वो कप्तान साहब ही डिसाइड करेंगे, यानी कि जो आपके एम्पायर साहब हैं वही डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है। अब पूर्ण रूपेण अंतिम चयन परिणाम, मुख्य परीक्षा प्रावधिक भाग का अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद ही मित्रों, देखिए, एक तो मुख्य परीक्षा 87% वाला रिजल्ट प्लस 13% यानी प्रावधिक जो ओबीसी और स्लैश जनरल जो है यूआर का जो रिजल्ट है, उनमें से जिसका परिणाम घोषित हो जाएगा, होने के बाद ही अभ्यर्थियों के तथा समस्त श्रेणियों के जो फेल हो चुके हैं, अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, ठीक, और उत्तीर्ण हो चुके हैं, कि प्रावधिक मुख्य परीक्षा के कट ऑफ और साक्षात्कार से संबंधित स्कोर कार्ड आयोग में
तब जारी किए जाएंगे जब ये पूर्ण रूप में 100% रिजल्ट जब जारी हो जाएगा, तब जाके प्रीलिम्स के कट ऑफ, मेंस का कट ऑफ और इंटरव्यू का कट ऑफ आपको और आपके जो स्कोर कार्ड है सब कुछ तभी देखने को मिलेंगे। चयन परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन, आरक्षण संबंधी संशोधन शासन के द्वारा किए जाएंगे तो वो कुल मिला के शासन की ही रूल माने जाएंगे। अब देखिए, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के कट ऑफ अंक और साक्षात्कार के प्राप्तांकों से संबंधित जानकारी पूर्ण रूपेण अंतिम चयन परिणाम हो जाने के बाद, हमने जो डिस्कस किया था, बाद ही आयोग जारी करेगा। इस बीच में आरटीआई आप लगाते हैं, आप कोशिश करेंगे कि नहीं हमारे मार्क्स तो पता चल जाए इंडिविजुअल तरीके से, तो एमपीपीएससी ने एकदम क्लियर कट लिख के मना कर दिया है कि आपके मार्क्स जब तक 100% रिजल्ट जारी नहीं हो जाएगा हम जारी नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इस बात को तो दिमाग में आप बैठा लीजिए कि एकदम आपको कोई भी, अब हम कहीं कोर्ट में चले जाएं, बिल्कुल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अभी इस रूल को आपको मानना पड़ेगा। ठीक, देखिए, पाठ्यक्रम निर्धारित समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो संशोधित जो पाठ्यक्रम है एमपीपीएससी अपनी साइट पे अपडेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम होगा। मगर मैं आपको बता दूं, इस वर्ष के पाठ्यक्रम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। अगर चेंजेस होते हैं तो एमपीपीएससी मान के चलते हैं 6 से 7 महीने पहले ही अपडेट कर देता है सिलेबस को लेकर कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। तो सिलेबस चेंज नहीं है, बट थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया में उन्होंने एड ऑन किया है कि उन्होंने एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही 10 सूत्र के माध्यम से चीजों को पता करवा दिया था स्टूडेंट कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। अभी इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर देखिए, अब इस बीच में जो बच्चा जिसका सिलेक्शन हो जाता है और उसकी वेटिंग आ जाती है तो वो वेटिंग के लिए बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको आयोग खुद ही सूचित करेगा और बार बार उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। उसमें उन्होंने क्लियर कट बोल दिया। अब उसमें एक और चीज जो कि मैंने डिस्कस कर रहा था कि अभ्यर्थियों से प्राप्त होने वाले सूचना के अधिकार, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 से संबंधित अभ्यवेदन पूर्ण अंतिम चयन परिणाम हो जाने के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे। अब आरटीआई के तहत आप बहुत सारी कोशिश करें कि नहीं आपका परिणाम जारी हो जाए, आपको आपके मार्क्स दिखा दिए जाए, नहीं, अभी जब तक 100% रिजल्ट जारी नहीं होगा, अब तो प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये आपको देख लीजिएगा कि आपके जो इंटरव्यू का टाइम पीरियड होगा, मेंस होगा, पूरा का पूरा दस्तावेज की जांच होगी, उस बीच में अगर कुछ नाटक देखने को मिलता है, कोई फेक आप डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं, तभी वो आपको वहीं की वहीं उस बीच एग्जाम से हटा दिया जाएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, क्योंकि मैक्सिमम सभी बच्चे डीसी डीएसपी देखते हैं। ठीक, उसके बाद ये नहीं देखते कि नीचे के पद भी आपके काम के हैं। आज हम उस पर भी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर, ठीक, डीसी जिसको हम कहते हैं, वो सबसे पहले देख लीजिए कि किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो उस विभाग का नाम है सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आती है डीसी। अब 87 पद और 13, तो हम 87 पर भी फोकस करते हैं। तो कुल टोटल जो पद आए हैं वो है 17 पद। ठीक, 17 डीसी के पद आए हैं डिप्टी कलेक्टर के, जिसमें 4 है अनारक्षित के, 3 पद हैं एससी के, 4 एसटी के, 5 ओबीसी के और 1 ईडब्ल्यूएस के। अब मित्रों, एक बच्चों को डाउट रहता है कि सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या रिजर्वेशन होता है। हॉरिजॉन्टल एस को कहते हैं, ठीक है, 36 में वर्टिकल है ऊर्ध्ववर्ग है। अब बोला जाएगा कि सर सामान्य वर्ग के लिए 4 पद हैं क्या? नहीं, सामान्य वर्ग के पुरुषों की बात करें या महिलाओं के लिए, तो सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए एक पद यहां से महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक, तो एक पद इसी से ही माइनस होगा। फिर मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 0 पद है। यूआर हैंडीकैप के लिए 1 पद है, तो यहां से जो यूआर के पद है यहां से ही माइनस किए जाएंगे। ऐसे ही एससी, ओबीसी, एसटी, यहां से अगर आप देख लीजिए महिलाओं के, तो महिलाओं के पद इस 36 क्रम में यहां से माइनस किए जाएंगे। तो आप अपने अपने जो पोस्ट है वहां से इसको आप देख सकते हैं। अब ये 13% में 2 पद ओबीसी से यहां से शिफ्ट करके यहां रख दिए गए हैं। अब जिस अगर ओबीसी के पक्ष में आता है जजमेंट तो ओबीसी को मिल जाएंगे ये 2 पद, यूआर के पक्ष में अनारक्षित के पद में पक्ष में आता है तो अनारक्षित को ये 2 पद मिल जाएंगे। तो कुल मिला के 17 पद हैं डिप्टी कलेक्टर के। फिर 18 पद हैं किसके? उप पुलिस अधीक्षक। और ये उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, किस विभाग के अंतर्गत आता है? वो है गृह विभाग। गृह विभाग यानी पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक, फिर आता है मित्रों वाणिज्य कर, सेल टैक्स। अब कमर्शियल टैक्स जिसकी बात करते हैं, वाणिज्य कर अधिकारी की जो पोस्ट है वो 0 है अनारक्षित में, एससी में भी 0 है, ओबीसी में 1 पद आया है। और ये बहुत अच्छा पद है, मतलब मान के चलते हैं यूपीएससी में जैसे एक आईआरएस का पद होता है इक्विवेलेंट टू डिप्टी, ये इस
राज्य सरकार में यानी कि एमपीपीएससी में आईआरएस का इक्विवेलेंट पद है। जीएसटी कमिश्नर, आप असिस्टेंट जीएसटी कमिश्नर के तौर पे ही इसमें देखने को आप मिलेंगे। तो आप ईडब्ल्यूएस के 2 पद इसमें देखने को मिलेंगे। कुल मिला के 3 पद आए हुए हैं। ठीक है, ये भी 5400 ग्रेड पे है। ठीक है, सेकंड क्लास ऑफिसर पद है। मित्रों बात करते हैं, अच्छा ये भी कुछ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा, तो वाणिज्य कर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। अब आएगा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, सहकारिता, जिसके मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जो हैं उसके मंत्री हैं। सहकारिता विभाग, तो सहकारिता में क्या है, सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्था, एक पद आया हुआ है अनारक्षित में। कुल टोटल एक पद है मित्रों। फिर है नगरीय विकास एवं आवास विभाग में, जो हम सीएमओ की बात करते हैं, सीएमओ 2 प्रकार के होते हैं, सीएमओ बी और सीएमओ सी। यानी नगर पालिका अधिकारी आपने देखा होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो मुख्य अधिकारी मिलते हैं, तो बी श्रेणी में सेकंड क्लास ऑफिसर होंगे, और छोटे छोटे तहसीलों में सी श्रेणी के होंगे। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी का जो पद है वो 4 पद है, जिसमें एसटी कैटेगरी के लिए 2 पद आए हुए हैं, ओबीसी के लिए एक और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी जो यूआर और एससी के लिए इसमें कोई भी पद नहीं है। देख लेते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, तो एक असिस्टेंट कमिश्नर यानी अतिरिक्त एडिशनल सहायक विकास आयुक्त, जिन्हें जनपद सीओ भी बोलते हैं प्यार से सभी लोग, तो जी सीओ साहब हैं, सीओ साहब करते हैं, वही सीओ साहब हैं। तो ये टोटल 15 पद आए हुए हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है मित्रों ये। अगर जिनकी हाइट नहीं है, डीएसपी के लिए एलिजिबल नहीं है, सबसे ज्यादा डिजर्विंग और सबसे ज्यादा डिजायरिंग, डिजर्विंग और डिजायरिंग दोनों शब्दों में यूज कर रहा हूँ, उनके लिए अच्छी पद ये माने जाते हैं। टोटल ये 15 पद हैं, तो ये 4 पद यूआर एससी एसटी ओबीसी के लिए आप डिसाइड कर लीजिएगा। फिर आता है विकास खंड अधिकारी बीडीओ साहब जो हैं, टोटल 5 पद ये बीडीओ साहब के आए हुए हैं। फिर जनसंपर्क विभाग, जो मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग है, उसमें भी सहायक संचालक का एक पद आया हुआ है। टोटल 4 पद हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए हैं। जनजातीय कार्य विभाग, थोड़ा सा मैं आपको नया चीज बताने वाला हूँ। इस बार के एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन में एक बात ये मेंशन की गई है कि जिला संयोजक, सहायक परियोजना अधिकारी, सहायक संचालक प्रशासन का जो पद है, उसमें अगर किसी ने सोशियोलॉजी किया हुआ है, समाजशास्त्र से किया हुआ है, उसको ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी इस पद के लिए। इसमें को अभी हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने समाजशास्त्र से किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप मान के ग्रेजुएशन, तो आप मान के चलिए कि बहुत चांदी होने वाली है आपके लिए। फिर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सहायक संचालक जो खाद्य आपूर्ति अधिकारी है, तो एक पद है। ठीक। फिर है महिला बाल विकास, तो जिला महिला बाल विकास अधिकारी, उसकी भी एक पोस्ट है। फिर बाल विकास परियोजना अधिकारी, उसमें 4 पोस्ट हैं। बाल विकास महिला सशक्तिकरण अधिकारी, 39 पोस्ट आपको मिलने जा रही है। तो सबसे ज्यादा पोस्ट जो एमपीपीएससी की है, वो डिप्टी कलेक्टर के बाद आपको जो विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी है, वो सबसे ज्यादा पोस्ट के तौर पे आज देखने जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अभी एमपी गवर्नमेंट को 4 डिप्टी कलेक्टर, सॉरी माफ करिएगा, नायब तहसीलदार की जरूरत है। सोचिए इतना बड़ा राज्य है। हंसने की बात है, कभी कभी हंसी आती है और रोने का भी मन करता है कि पूरे इतने बड़ा मध्य प्रदेश में उनको 4 नायब तहसीलदार चाहिए। समझ में नहीं आता कि हे भगवान, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में इतनी ज्यादा डिमांड है, और कुछ नायब तहसीलदार मित्र हैं हमारे, वो कहते हैं कि भाई हम 4-4 लोगों के हिस्से का काम कर रहे हैं, पता नहीं सरकार क्यों नहीं वो पोस्ट फिल कर रही। देखिए आपको रोना आएगा कि एक पद यूआर, एक एससी, एक एसटी, ओबीसी, 4 नायब तहसीलदार चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में उनको। तो मैं तो अनुरोध करता हूं कि माननीय मोहन यादव जी से कि पद बढ़ाकर हमारे लिए न्याय नहीं करिए, इस जनता के लिए भी न्याय करिए, जो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वंचित है। उनको कहीं ना कहीं हम टाइम नहीं, शासन के द्वारा प्रॉपर तरीके से वो न्याय नहीं पहुंच पा रहा। तो अगर पोस्ट बढ़ाकर हम एक अनुरोध करते हैं, और कोचिंग के बिहाफ पर नहीं, स्टूडेंट के बिहाफ पर हम अनुरोध करते हैं कि आप ये पोस्ट एटलीस्ट नायब तहसीलदार की पोस्ट तो जरूर बढ़ाइए, क्योंकि सीधे डायरेक्ट जनता से इसका कनेक्शन है। और जितनी अभी जो शासन की योजनाएं हैं, धरातल पे क्रियान्वित करने का काम का सबसे बड़ा कड़ी नायब तहसीलदार है। तो हमारी अनुरोध है कम से कम इसमें 300 प्लस वैकेंसी आप बढ़ाइए, जिससे ये हम और भी आपका ही शासन का पार्ट बनकर देश के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। ठीक है। तो नायब तहसीलदार का पद जो सबसे ज्यादा बच्चों के मन में रहता है कि हमें नायब तहसीलदार बनना है, तो इसके लिए अनुरोध है। फिर वाणिज्यकर विभाग में आबकारी उपनिरीक्षक के तौर पे 10 पद खाली हैं। फिर देखिएगा आबकारी उपनिरीक्षक यानी कि एक पद आता है जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी उपनिरीक्षक। जिला आबकारी अधिकारी है वो वर्दीधारी पद नहीं है,
पर आबकारी उप निरीक्षक जो है वर्दीधारी पद है, तो 168 सेंटीमीटर की इसमें आपको हाइट चाहिए पड़ेगी। फिर उप पंजीयक डिप्टी रजिस्ट्रार साहब हैं, रजिस्ट्रार साहब की 2 पद खाली हैं, तो आप उम्मीद करिए कि रजिस्ट्रार बने आप सभी लोग। फिर है सहकारिता विभाग, तो सहकारिता निरीक्षक के तौर पे 16 पद खाली हैं। फिर श्रम विभाग लेबर जो ऑफिसर हैं, लेबर ऑफिसर का 1 पद खाली हुआ है, वो भी बहुत जल्दी भर दिया जाएगा आप सभी के द्वारा। नगरीय विभाग और आवास विभाग के द्वारा मुख्य नगर पालिका जो हमने बोला था सी श्रेणी के अधिकारी, तो टोटल 5 पद खाली हैं, और कुल टोटल बात करते हैं लब बोलो आप, तो 155 पद अभी फिलहाल में एमपीपीएससी के द्वारा भरे जावेंगे। हो सकता है, हम सब आशा करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समय रहते कम से कम इसको 555 कर दें, जिससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हम यही स्टूडेंट आगे चल के बहुत अच्छे अधिकारी बनकर राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए अपना योगदान दे पाएंगे। तो 40 पद यूआर के लिए, 19 पद एससी के लिए, 30 पद एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो कुल टोटल ये 155 पद हैं मित्रों। अब हम मान के चलते हैं कि अगर पोस्ट नहीं बढ़ती है तो हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन 155 पद है, 155 पदों में ही हमको मेहनत करनी है। मित्रों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की बात, जो ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने बात की थी। ईडब्ल्यूएस को आपको फिर से आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, ठीक है। अपने सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करिए, 25 वित्तीय वर्ष 2025-26 का उनको चाहिए पड़ेगा, तो आपको फिर से नगर निगम, नगर पालिका घूमना पड़ेगा और अपने सर्टिफिकेट का रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ठीक है। आप चयनित अभ्यर्थियों की जो जिनकी नियुक्ति हो जाएगी, 2 वर्ष का प्रोविशन पीरियड होगा और उसके बाद आप परमानेंट कहलाएंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं मित्रों। रिवीजन में ये है कि 31/12 को 2025 को रात्रि 12 बजे एमपीपीएससी के द्वारा उपहार दिया गया, जो कि कल आपको मिल चुका है। अब अगला टारगेट क्या है? 10 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, 9 फरवरी को इसका समाप्त हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करेंगे 15 जनवरी तक। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार के अंतिम तिथि क्या है? 11/2। शुरुआत 15 जनवरी से होगी और 11 फरवरी को एंड हो जाएगा। प्रवेश पत्र की उपलब्धता 16/4 से चालू होगी। प्रारंभिक परीक्षा 26/4 को हो जाएगी और विलंब शुल्क के साथ 16 फरवरी को आप भर सकते हैं। और अंतिम विकल्प, जब आपके पास 25,000 रुपए हैं और आपको लग रहा है कि आप खतरों के खिलाड़ी हैं, तो आप 1/4/2026 तक भी अपना रिस्क ले सकते हैं। यदि किसी भी अनारक्षित वर्ग, अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रुशियल पॉइंट मित्रों हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारा ये सेशन एकदम मध्य प्रदेश में अनोखा सेशन होगा, जहां कोई भी सिलेबस को, सॉरी सिलेबस नहीं बोल सकते हैं, कि पूरा पूरा नोटिफिकेशन को डिकोड कोई नहीं कर रहा है। सब आएंगे, डीसीडीएसपी बात करेंगे, 155 पोस्टों की बात करेंगे, नेगेटिव जो अभी नेगेटिव स्टार्ट हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे, मगर इन छोटी छोटी लाइनों पे बात नहीं करेंगे। देखिए, यदि किसी भी अनारक्षित या आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्त, यानी कि महिलाओं की आरक्षित जो पद हैं, अगर महिला नहीं मिल पाती है किसी पद के लिए, तो इस बार वो क्या होगा? बैकलॉग में नहीं जाएगा, तुरंत उस पोस्ट को जिस वर्ग की होगी उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के द्वारा उसको फुलफिल कर दिया जाएगा। लिखा है, अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त रह जाते थे, ऐसे रिक्त आगामी वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे। ऐसे रिक्त पद को उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भर दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, अगर आपको ये हिंदी नहीं समझ में आ रही, तो सरल भाषा में मैं आपको डिकोड कर देता हूँ। जिस वर्ग की महिला की पोस्ट अगर खाली है, जैसे यूआर में एक महिला का पद खाली है, अगर महिला उस पद के लिए नहीं मिलती है, खुदा ना खास्ते क्वालिफाई नहीं कर पाती है, वो पद क्या क्या होता था, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता था। बट एमपीपीएस ने रूल चेंज किया है। अब वो पद में हमें अगर महिला नहीं मिलती है, तो अगर वो यूआर का पद है तो यूआर के पुरुष के द्वारा भर दिया जाएगा। एससी की महिला का एक पद खाली है तो एससी के पुरुष के द्वारा वो भर दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं होगा, ठीक है। विज्ञापन में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त राज्य सेवा परीक्षा 2015 के नियम के मुताबिक ही चीजें होंगी, और ये बाकी, ये आपको टेंशन की बात नहीं है। ये एक जन व्यक्ति जो शादी के उपरांत 26 जनवरी 2001 के बाद वो जो बात करते हैं कि 2 बच्चों से अधिक अगर आपके बच्चे हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होगा, तो उस चीज का है। तो बाकी तो मैं मानता हूं कि अभी शादी ही नहीं हुई होगी तो इसका तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जो हर बच्चे को एकदम दिमाग में बात फिट कर लेना है, क्या? कि राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में होगी। पहला,
मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों का चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वस्तुनिष्ठ तो होगी, ओएमआर बेस्ड होगी, ये बिल्कुल हम सबको पता था। पहली बार एमपीपीएससी के इतिहास में राज्य सेवा परीक्षा के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन, नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा योजना का ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। अभ्यर्थी नहीं कर रहे हैं, चैंपियन उसका ही आपको अवलोकन कराने जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो रही है और मित्रों में ताजा जानकारी, एकदम गर्मा गर्म जानकारी आ रही है। 1/3 की मार्किंग ही आपको होने जा रही है। एक तिहाई की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। और ये हम आप मान के चलिए कि अब तीर तुक्के नहीं लगेंगे, आपको सोच समझ के विश्लेषणात्मक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब तुक्के मार के 80 की जो कट ऑफ जाया करती थी, 80 या 81 की जो कट ऑफ जाया करती थी, अब वो बिल्कुल नहीं जाने जा रही। और जो हमने रात भर में एनालिसिस किया है, हम मान के चलते हैं कि ये कट ऑफ जो है, ये ब्लैंक पेज एक बार आ जाए, हाँ, ये जो मित्रों ये कट ऑफ है, आप मान के चलिए मोटा माटी कि उत्तर प्रदेश में 150 के पेपर में 95 टू 96 मार्क्स जाती है। मोटा माटी मान के चल सकते हैं, अगर 95 को अगर हम भाग देते हैं एक बार कैलकुलेटर से, तो 95 को अगर हम भाग देते हैं 95 डिवाइडेड बाई 150, 63 कट ऑफ, 63 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ जाती है। ठीक, तो एमपीपीएससी में मान लिया जाए कि क्या गोट स्कोर होना चाहिए, तो आप मान के चलिए कि अगर आपके 68 से लेकर 73, 74, 73 तक क्वेश्चन अगर सही हैं आपके, ठीक, तो ये आपका एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। पोस्ट कितनी भी हो, डजेंट मैटर। 73 क्वेश्चंस अगर आपके सही परसेंट आ रहे हैं, 73 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक, अब ये बोलिएगा कि सर ये आप एग्जाम के पहले ही आपने कट ऑफ कैसे बता दी। मित्रों, हमने कम से कम 3 से 4 राज्यों का गहन अध्ययन किया, जहां नेगेटिव मार्किंग आज से नहीं 3 साल पहले से चल रही है। वहां 65% से लेकर 65% से लेकर 72% तक कट ऑफ ही जा रही है। परसेंट बात कर रहा हूँ, है ना। अब परसेंटेज यानी हमारे यहाँ का क्वेश्चन, क्वेश्चंस मान के चल सकते हैं, 72 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन। तो ये राजस्थान में भी हम देख रहे हैं 98, ये सामान्य वर्ग की बात कर रहे हैं। अब अपने अपनी कैटेगरीज के हिसाब से इस चीज को माइनस कर लीजिएगा। सामान्य वर्ग का कटअप जा रहा है 98, 90, 100 तो टॉप मोस्ट मार्क्स माने जा सकते हैं कि 150 में से 100 क्वेश्चन। एमपीपीएससी का अगर हम वही इस चीज को भाग करेंगे, तो आप मान के चलिए 73-74 क्वेश्चन बहुत अच्छे एक सेफ स्कोर के तौर पे माने जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग में आप थोड़ा सा और इस बदले हुए प्रदेश को देखते हुए, अच्छा आप बोलेंगे सर ये प्रूफ कहाँ है, हमें बताइए। तो ये प्रूफ अब एकदम गर्मा गर्म ये प्रूफ आया हुआ है, ये देख लीजिए 12:47 की न्यूज है, एकदम आज ही 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर कर दिया है दासूत्र के थ्रू एमपीपीएससी ने, कि पीएससी ने सिस्टम प्रणाली यूपीएससी की प्री परीक्षा से लिया है, उसी तरह से इसे लागू किया जा रहा है। इसके तहत हर गलत प्रश्न पर 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। पीएससी ने एक प्रश्न 2 अंकों का डिसाइड किया है, 0.66 मार्क्स आपके। और मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला क्या है, जो वो ये फॉर्मूला वही है कि 1/3 आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के ये जो दिख रहा है एकदम सही है। जैसे एमपीपीएससी वनडे वाले एग्जाम में क्या कर रहा है, वनडे वाले एग्जाम में 3 into r - w ये वाली प्रणाली अप्लाई है। मतलब अब या तो इसमें ये होगा 2 into r - w करेंगे, वो एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलेंगे और नहीं गलत हुआ आपको। वो कुल मिला के आप एक बार इसको इस फॉर्मूले को जैसे ही एकदम क्लैरिफिकेशन आएगा, तो हम बहुत अच्छे से इस पे भी क्लियर करेंगे। बट ये मान के चलिए कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने जा रही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, चैंपियन स्क्वायर मध्य प्रदेश में पहला ऐसा संस्थान होगा जो बहुत जल्दी, यानी कि कल की कल हमने इस चीज को डिसाइड कर लिया था। रात में हमारी टीम 2:30 बजे तक बैठी रही और हमने अपने सॉफ्टवेयर में अब तुरंत अपडेट किया। और आप मान के चलिए कि अब पहली टेस्ट सीरीज होने जा रही है बहुत जल्दी, 1 से 2 दिन के भीतर, जहां आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ हम टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहे हैं। और इस नेगेटिव मार्किंग में मिलेगा वही इन्वायरमेंट जो एमपीपीएससी आपको गर्मा गर्म अभी 26 अप्रैल में देने जा रहा है। और इस 26 अप्रैल के पहले जो 3 महीने का समय है, उस 3 महीने के समय में हम आपको वही इन्वायरमेंट देंगे जो एमपीपीएससी आपको 26 अप्रैल में देगा। और उस नेगेटिव मार्किंग में हमने क्वेश्चंस के पैटर्न को भी थोड़ा सा इनहेंस किया है। जब भी याद रखिए, जब भी नेगेटिव मार्किंग आएगा, तो कथन और कारण वाले भी प्रश्न उसमें ऐड ऑन किए जाते हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज में भी हमने रातों रात डिसीजन लिया कि अब हम 10 से 12 क्वेश्चन कथन और कारण के भी ऐड करेंगे, जिससे आप मेंटल लेवल पे भी आप प्रिपेयर होंगे। और समय समय पर टेस्ट सीरीज के बीच में हम आपको रणनीति भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को लगाने हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, और कैसे कैसे इसमें टेक्निक अपनानी है जिसमें हम अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर पाएं और हमारी गलतियां कम हो।
इस पर भी हमने बहुत अच्छा एक पूरा प्लानर तैयार किया है। इस प्लानर को लेकर हम बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी आएँगे और साथ ही साथ जो हमारे साथ ऑफ़लाइन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, वो तो इस चीज़ को लेकर आप बेफ़िक्र हो जाइए कि बहुत जल्दी हम इसका सॉल्यूशन भी आपको देने जा रहे हैं। तो मित्रों ये थी और इसमें आप देख लीजिए कि एक नया चीज़ है और ये पिछले साल भी था कि हिंदी इंग्लिश का जो अनुवाद होता है उसमें हिंदी का ही एमपीपीएससी ने बोला कि मान होगा। फिर ये त्रिस्तर का होगा, प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये पूरा का पूरा इसमें ये देख लिया गया। अब क्या होगा, अंतिम चयन कैसे होगा? ठीक, कभी-कभी मार्क्स सेम आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला ये त्रिस्तरीय परीक्षा है। द्विस्तरीय परीक्षाओं के लिए मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन की स्थिति में अब हमको अब त्रिस्तरीय थर्ड वाले जो पोजीशन में इसमें क्या है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों का योग देखा जाएगा। फिर थर्ड, अगर सब कुछ सेम सेम है, उक्त अंक समान होने पर लिखित परीक्षा के परिणाम के अधिकतम वाले बच्चे को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। यानी पोस्ट अगर अगर लग रहा है कि टाई है नंबर, तो इंटरव्यू के मार्क्स नहीं, उसके थ्योरी के मार्क्स दिए जाएंगे, देखे जाएंगे कि थ्योरी में जिसके ज्यादा होंगे उसे वो पोस्ट दी जाएगी। उक्त अंक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को अब हो सकता है कि थ्योरी में भी सेम है और इंटरव्यू में मार्क्स सेम है, और अगर डिप्टी कलेक्टर बनाना है, दो व्यक्तियों के नंबर सेम है, तो फिर देखा जाएगा कि यार दोनों के सेम जब मार्क्स हैं, अब क्या किया जाए? तो देखा जाएगा कि इसमें जिसका एज ज्यादा है, जिसकी वरिष्ठता ज्यादा है, उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये इसमें इस चीज को ध्यान रखा जाएगा। दिव्यांग, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब नई चीज कि दिव्यांग जन हेतु विज्ञापित पदों पर दिव्यांग श्रेणी के योग अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता नहीं होने पर ऐसे दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों को अन्य वर्गों से न भरते हुए उन्हें शासन के आदेश के अनुसार ध्यान में रखते हुए अनारक्षित के पद पर रिक्तियों से रिक्त जो पद है वो भर दिया जाएगा। यानी कि यूआर में भर दिए जाएंगे। जैसे कि आप कोई भी विकलांग नहीं मिल पा रहा है, दुर्भाग्यवश कभी कभी होता है कि पास नहीं कर पा रहे हैं और वो बैकलॉग नहीं जाएगा, वो पद सीधे अनारक्षित में शिफ्ट होगा और ओपन कैटेगरी से उसको भर दिया जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा ये किस ओपन कैटेगरी, ये कोई भी व्यक्ति इस पद को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये महिलाओं के साथ भी है, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के साथ भी यही चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक, फिर है ये सेम सेम चीजें हैं। न्यूनतम अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम इस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक जो है ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 के तहत। फिर ये जो मैंने डिस्कस किया था कि ये जो पद है जिला क्षेत्र संयोजक जनजातीय कार्य विभाग के पद हेतु उन अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में लिया हो। ठीक है, मैं तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, मगर इन्होंने एमपीपीएससी ने सीधे बोल दिया कि ग्रेजुएशन टाइम पीरियड में जिन्होंने स्नातक से समाजशास्त्र से किया हुआ है उन्हें ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। क्या? जिला संयोजक के लिए। मगर ये कब है? अधिमान्यता से तात्पर्य है कि समान अंक की स्थिति होने पर अंतिम चयन में उस अभ्यर्थी को गुणन क्रम में आयोग में तत्संबंध प्रावधान नीति के अनुसार पहले चयनित किया जाएगा जिसने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के तौर पे किया जाएगा। ठीक, अगर समान नंबर होते हैं। ठीक है, अब मित्रों देख लीजिए, गैर वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष मिनिमम उम्र हो और 40 वर्ष की उम्र आपने टच कर ली ना पूरी की हो। ठीक, वर्दीधारी पद के लिए 21 वर्ष और 33 वर्ष, 33 की उम्र नहीं की हो, 33 होंगे अगर आप, तो आप डीएसपी बन सकते हैं। क्लियर है? डीएसपी के पद के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ये सामान्य वर्ग के लिए, अनारक्षित के लिए एक एक 26 की स्थिति में। ठीक है, ये सब देख लीजिए। 168 की हाइट होना चाहिए, महिलाओं के लिए 155, और ये सब कुछ दिखा है आपके सामने है। अब क्या देख रहे हैं कि इसमें दिव्यांगजन के लिए, महिलाओं के लिए और जो एक्स सर्विसमैन है, पिछड़ा वर्ग है, तो उन्हें 5 वर्ष की, मतलब ये आप मान के चलिए कि जो पद आपको दिख रहे हैं उसमें 5-5 वर्ष की आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश शासन अधिनियम विभाग के परिपत्र क्रमांक 100 नंबर इस तहत अधिकतम में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है महिलाओं, पुरुष और ये वर्दीधारी पदों में। ठीक है, ये आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब एक नया फैक्ट इसमें डाला गया है एमपीपीएससी के द्वारा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग विभाग के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों को स्वर्ण सहभागी साथ, अगर उन्होंने उस जो भी स्वर्ण सहभागी होगा उसको भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा इस नीति के तहत। ठीक, अब थोड़ा सा हर्ता कार्ती के जो जो क्वालिफाई होने वाले हैं या जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं उनके दस्तावेज, ऐसे अभ्यर्थी जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों
जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अहर हो जाएंगे, किंतु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, जिनका यूजी के स्टूडेंट नहीं कंप्लीट हुए, अंडर ग्रेजुएट नहीं हुए, सॉरी ग्रेजुएट नहीं हुए, ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी अहरकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हो, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश पात्र तो होंगे, मगर उनको अभी जो हमने डिस्कस किया था कि मेंस के टाइम पीरियड में उनको फॉर्म फिल करने के लिए तो पूरा ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि कितने आपको पैसा देना पड़ेंगे। तो भैया शेष अभ्यर्थी अनरिजर्व के और मध्य प्रदेश के बाहर के 500 रुपए आपको देना पड़ेगा और 250 रुपए रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। और लास्ट में 40 रुपए का आपको जो एमपी ऑनलाइन का टैक्स है वो आपको इसमें पे करना पड़ेगा। अब क्या क्या है मित्रों, जो नए बच्चे हैं ओएमआर से ही आप फिल होंगे, आप मतलब ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम होगा माइनस मार्किंग के साथ। नई चीज क्या है मित्रों, इसमें आपको केवल क्या यूज करना है, काली स्याही, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ठीक, अब इसमें रोना धोना नहीं मचाना कि सर लाल पेन से लिख लेंगे क्या, ब्लू पेन से लिख लेंगे क्या, नहीं, क्लियर कट एमपीपीएससी ने बोला है ब्लैक पेन, काली स्याही, बॉल कौन सा, ब्लैक बॉल पॉइंट। ठीक, अब इसमें रोना धोना नहीं मना कि सर हमारे पास ब्लू पेन नहीं है, अभी से ले लीजिए ब्लैक पेन और आदत बना लीजिए कि हमें ब्लैक से ही करना है। ठीक, देखिए क्या रहता है, ये एमपीपीएससी की शर्त है और आप अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग नहीं है। एमपीपीएससी की ये डिमांड है, आपको उस लेवल पे फुलफिल करना पड़ेगा तभी जाके आप बनेंगे। आप सोचेंगे नहीं हम अपने नेचर के, हमारा तो नेचर यही, हम शिफ्ट नहीं होंगे, तो आप मान के चलिए कि फिर आप उसके लिए बने नहीं है। और याद रखिएगा कि अच्छे अच्छे अधिकारी की विशेषता क्या होती है, अच्छे अधिकारी की विशेषता ये होती है कि दी हुई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को वो समन्वय स्थापित कर ले। तो आपको भी समन्वय स्थापित कर लेना है। ठीक, ओएमआर को तोड़म फोड़ी नहीं करना है, रफ्कार नहीं करना है, फूलों को पूरी तरीके से भरना है, टिक ऐसे टिक नहीं लगाना है, प्रॉपर तरीके से बाहर से अंदर की तरफ गोला लगाना है। ये वाली जो टेक्निक से हम बहुत जल्दी एग्जामिनेशन के पहले आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें करना है। और आपको सबसे पहले आपको हम्बल रहना है। एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में लड़ाई नहीं करना है कि नहीं जूता पहन के हम अंदर जाएंगे, नहीं, आपको बोला गया कि शूज पहना उतार के नहीं पहनना है, तो आप फ्लोटर चप्पल पहन के ही आए। ठीक है, आपको विवाद की स्थिति निर्मित नहीं करना। क्यों, विवाद की स्थिति में आपका मेंटल स्टेटस खराब हो जाता है और बनते हुए प्रश्न भी खराब हो जाते हैं, इसलिए आपको विवाद नहीं करना है। तो कुल मिला के इस पूरे सेगमेंट में आज हमने ये डिस्कस किया कि ये जो हमारा नोटिफिकेशन है, एक एक जो छोटे छोटे पहलू हैं उसमें हमको क्या क्या नई चीजों को ध्यान रखना है, क्या क्या सुधार करना है, और नेगेटिव मार्किंग को अब भय के तौर पे भी देखना है, मगर भय की मात्रा थोड़ी सीमित रखेंगे, हम उत्साही होके काम करेंगे। साथ ही साथ अगली हम एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आ रहे हैं कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है नेगेटिव मार्किंग में, और कौन कौन से टेक्निक अपनाना है, इसको लेकर हम बहुत जल्दी वीडियो में लेकर आ रहे हैं। और आपकी कौन कौन सी परेशानियां हैं, यूट्यूब के जो हमारा कमेंट बॉक्स है उस परेशानियों को बताइए, उस परेशानी को लेकर भी हम कुछ ना कुछ एक समाधान के तौर पे प्रस्तुत होंगे। मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, नववर्ष की शुभकामनाएं।